हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू यूट्यूब वाले गुरुजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसकी कड़ी में हमारे पास है पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के किस शहर को छोटा मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है? तो छोटा मुरादाबाद जो है वो हमारा, आप देख सकते हो ऑप्शन में, सुंदरनगर, गंगत, नूरपुर, नालागढ़। सबसे पहले आपको छोटा मुरादाबाद के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। छोटा मुरादाबाद आता है, मुरादाबाद जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, जो प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड है। एक तो जगह है नूरपुर, ठीक है, जहाँ पे पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। सुंदरनगर में नहीं मिलते हैं, नालागढ़ में नहीं मिलते। फिर आता गंगत, जो पड़ता है नूरपुर के पास ही। एक्चुअल में जगह जो है वो है गंगत, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गंगत। कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील में ये स्थित है गंगत, और इसे छोटा मुरादाबाद कहकर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर जिस तरह पीतल के बर्तनों के लिए, जब ब्रासवेयर जिसको हम बोलते हैं, ब्रासवेयर के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से गंगत भी अपने पीतल और कांसे के शानदार बर्तनों और पारंपरिक कारीगरी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम और बात करें तो छोटा काशी जिसे वाराणसी या मंडी, ठीक है ना, मंडी को छोटा काशी कहा जाता है। छोटा तिब्बत, याद रख सकते हैं आप, छोटा तिब्बत जो है वो है लाहौल एंड स्पीति। इसी के साथ पहाड़ों की रानी शिमला को जो है वो पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। मिनी स्विट्ज़रलैंड आ गया खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक आता है आड़ू का कटोरा, माफ़ कीजिए, आड़ू का कटोरा। आड़ू मतलब कि पीच बॉल या पीच वैली, जिसको हम कह के बोल सकते हैं। ये आता है राजगढ़ सिटी, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। चलिए, तो इसके साथ अब अगला प्रश्न देखते हैं। रतेश ठकुराई एक किस्म से, मतलब कि बोल सकते हैं आप कि जहाँ पे किसी रियासत को चलाने वाला जो मेन हेड होता था, ठकुराई जिसको बोलते थे। रतेश हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी ठकुराई थी। तो किस पहाड़ी रियासत की जागीर थी? क्योंथल, बुशहर, सिरमौर, कहलूर। तो ये चार ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट कि रतेश ठकुराई। तो सबसे पहले थोड़ा सा रतेश ठकुराई के बारे में जान लेते हैं कि ये हिमाचल की सबसे छोटी ठकुराई, मतलब कि सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, जिसका क्षेत्रफल जो था कुल केवल 2 वर्ग मील के आसपास था, और यह शिमला पहाड़ियों की रियासतों के अंतर्गत क्योंथल रियासत की एक जागीर थी। तो ये क्योंथल की एक जो थी वो जागीर थी। तो राइट आंसर जो है वो हमारा क्योंथल होगा। इसकी स्थापना सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश तथा भाई राय सिंह ने की थी। भाई राजा जो थे कर्म प्रकाश और इनके भाई राय सिंह ने, राय लिख सकते हैं आप या राय सिंह, है ना, राय सिंह ने की थी। और इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा और नॉलेज इसमें जोड़ने की कोशिश करें तो आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने आपको बता दी कि राजा कर्म प्रकाश और जो इसके राजा भाई राय सिंह थे, उन्होंने जो थी ये इसकी स्थापना की थी। और क्यों इसकी एक्चुअल में जो रियासत थी, इसकी स्थापना जो है वो 1211 में हुई थी, जिसे क्योंकि रियासत की स्थापना 1211 में गिरिसेन ने की थी। गिरिसेन ने की थी। और सिरमौर की स्थापना जो थी वो राजा कर्म प्रकाश
के भाई राय सिंह ने की थी, ठीक है ना। जो सिरमौर है, सिरमौर की जो स्थापना थी, सिरमौर की जो स्थापना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये राजा कौन थे? राजा करम प्रकाश के भाई, राजा करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी। किसकी स्थापना? सिरमौर की स्थापना राजा करम प्रकाश के भाई राजा राय सिंह ने की थी। लेकिन जो क्योंथर रियासत की स्थापना थी वो 1211 में गिरिसेन ने की थी। और सुकेत, थोड़ा साथ साथ में हम देख लें कि सुकेत रियासत, ठीक है, सुकेत रियासत, एक्चुअली में मैं इसको ना, सुकेत रियासत की स्थापना वो आपके आ जाएंगे वीरसेन जी, ठीक है ना, जो गिरसेन और मुगल के हरिसेन तीनों सगे भाई थे। देखो, और यहाँ पे है क्योंथल, क्योंथल की स्थापना जो थी वो गिरिसेन ने की थी, सुकेत की स्थापना वीरसेन ने की थी, और क्योंथल के गिरिसेन और केहुल के केहुल कहलू कहूल कहलूर या केहुल, एक और भी केहुल रियासत, ठीक है ना, इसकी स्थापना जो है वो हरिसेन, ये तीनों जो है वो भाई भाई थे। कौन थे? वीरसेन, वीरसेन जिसने स्थापना की थी हमारी सुकेत रियासत की। किसकी स्थापना की थी? सुकेत रियासत की, ठीक है ना। इसकी रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी? वीरसेन ने की थी। तो सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी, ठीक है। केवल की रियासत की स्थापना हरिसेन ने की थी। क्योंथल की स्थापना गिरिसेन ने की थी 1211 में। ये तीनों जो थे वो आपस में भाई हैं। सिरमौर की स्थापना राजा करम प्रकाश ने की थी, राजा करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी। तो ये सबसे छोटी रियासत थी जो 2 वर्ग मील के दायरे में थी, और ये रतेश ठाकुराई की इस पहाड़ी रियासत की जागीर थी। तो ये क्योंथल की जो थी वो जागीर थी, ठीक है ना। ये जो आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। पहले आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न के लिए। भागा घाटी का स्थानीय नाम क्या है? जो भागा घाटी है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, या आप जानकारी अगर आप रखते हैं, तो चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं। एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी है। तो जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे आ जाता है हमारा तांदी नामक स्थान, वहाँ पे बन जाती है चिनाब नदी। तो इससे पहले एक आती है चंद्रा नदी और एक आती है भागा नदी, ठीक है। अब पूछ रहा भागा घाटी की स्थानीय नाम क्या है? तो भागा घाटी जो है वो भागा नदी के द्वारा बनाई गई है, और इसे जो है वो घर करके जो है वो बनाया जाता है। घर करके जो है कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। घर भी हो सकते हैं आप इसके। तो इसका राइट आंसर है घर। थोड़ी सी जानकारी हम इसमें हासिल करते हैं कि लाहौल स्पीति जिले में बहने वाली भागा नदी की घाटी को स्थानीय भाषा में गहर या गारा, कई जगह गारा भी कहा जाता है, GARA, गारा भी कह सकते हैं इसे। और इसी घाटी का मुख्य केंद्र जो है वो केलांग जो है इस घाटी का मुख्य केंद्र है। लाहौल की अन्य घाटियाँ जैसे आप बोल सकते चंद्रा घाटी, ठीक है ना, चंद्रा घाटी, पत्तन घाटी, लिंगती घाटी, ये सारी की सारी जो है वो लाहौल की घाटियाँ हैं जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में मौजूद रहती है। लिंगती घाटी है स्पीति की सबसे लंबी और सबसे ऊंची घाटी। अगर हम बोले तो ये स्पीति वैली की सबसे, स्पीति की सबसे लंबी और सबसे ऊंची घाटी है, सबसे ऊंची घाटी है। तो भागा घाटी के बारे में आप थोड़ी सी बातें ये ध्यान रखें कि इसे, और चंद्रा घाटी को जो है वो स्थानीय नाम में रंगोली घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। और चिनाब चंद्रा भागा घाटी, इसे पत्तन घाटी कहा जाता है जो लाहौल को सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। चंद्रभागा घाटी जो है वो उसे पत्तन घाटी के नाम से जाना जाता है। चंद्रा भागा
या चिनाब घाटी। चिनाब घाटी, इसे जो है वो पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक साथ ही देखो, गहर घाटी जो है, भगा घाटी को गहर घाटी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पतन घाटी जो है वो चिनाब घाटी के नाम से, पतन घाटी को चिनाब घाटी के नाम से जाना जाता है। लिंगटी घाटी जो है वो स्पीति की सबसे लंबी और सबसे ऊंची घाटी मानी जाती है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ जो है किसी न किसी नदी के किनारे ही बनती हैं, ठीक है ना। घाटियाँ बनती कैसे हैं, बीच में नदी बह रही है, ठीक है, इस तरफ भी पहाड़ है और यहाँ पे नीचे लोग रहते हैं, इस तरफ भी पहाड़ है और यहाँ पे नीचे, तो ये क्या है, एक घाटी बन के उभर के बाहर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासा और क्रासा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य हैं। तो रासा और कासा जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो किन्नौर जिले के सांस्कृतिक नृत्य हैं। किन्नौर के बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्रासा नृत्य में पुरुष और महिलाएं एक साथ गोलाकार घेरे में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में नृत्य करते हैं। किन्नौर के अन्य प्रमुख नृत्य जैसे कायंग और कायंग नृत्य जो है वो यहाँ का है, और साथ ही आप देख सकते हैं बाक्यांग, कायंग और बाक्यांग, ठीक है। तो इसे थोड़ा मैं ढंग से लिख लेता हूँ, कायंग और बाक्यांग। बाक्यांग ये ग है। एक और नृत्य आता है बन्यांगचू। ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो किन्नौर जिले में ही किया जाता है, जिसका नाम है बन्यांगचू। बन्यांगचू याद रखें आप, ये भी पुरुषों द्वारा किए जाने वाला। फिर आता है एक चौस्पा। चौस्पा नृत्य भी जो है वो धार्मिक उत्सवों में लामाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लामाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, लामाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो ये कायंग या बाक्यांग, बन्यांगचू, चौस्पा और रासा क्रासा। रासा कासा कायंग बन्यांगचू चौस्पा। चौस्पा जो है वो लामाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये जो है वो किन्नौर के कुछ नृत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो भृगु झील जो है वो किस स्थान पर स्थित है। भृगु झील हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा। शिमला में तो ख़ास तौर पे कोई वैसी झीलें देखने के लिए नहीं मिलती। कांगड़ा में भी झीलें हैं, मंडी में भी, कुल्लू में भी। तो भृगु झील जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है हमारी 4300 मीटर की ऊंचाई पर, जो समुद्र तल की ऊंचाई से इतनी ऊंचाई पर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे महर्षि भृगु ने इस झील के किनारे पर घोर तपस्या की थी। तो ये एक्चुअल में जो झील है वो मनाली के पास स्थित है, जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। तो मनाली के पास स्थित है, तो ये आ गया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है ना। और अगर हम झीलों की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो अन्य झीलें हैं वो थोड़ी सी हम उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि कौन कौन सी झीलें हिमाचल में पाई जाती है। कुल्लू में देखो एक भृगु झील आ गई मनाली के पास, जो महर्षि भृगु से संबंधित है। फिर आगे दशहर झील, ठीक है ना। दशहर झील ये भी जो है वो मनाली में है, जिसको मड़ी मनाली के पास स्थित है। माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। फिर आती है एक सरियोलसर झील। सरियोलसर झील, सरियोलसर, ठीक है ना। सरियोलसर, या कई जगह इसको ऐसे लिखते हैं सरियोलसर।
तो ये दो तरह के इसमें ऐसे होते हैं। जो जलोड़ी पास जलोड़ी जोत के शीर्ष पर स्थित है। इस झील के किनारे बूढ़ी नागिन का मंदिर है। किसका है? बूढ़ी नागिन का मंदिर कहाँ पे है? तो इस झील के पास है बूढ़ी नागिन का मंदिर। बूढ़ी नागिन का मंदिर जो श्रेयोत्सल झील के पास है, जो कहाँ पे? जलोड़ी पास के पास है, जलोड़ी पास। तो ये जो है वो खास तौर पे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक झीलों में से एक है ये। इस झील के किनारे पर बूढ़ी नागिन का मंदिर स्थित है। इस झील की खासियत यह है कि आभा नामक चिड़िया इस सतह पर गिरने वाले पत्तों को तुरंत उठाकर इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ठीक है ना? तो ये देखो कितनी अच्छी बात। सरियोल्सर झील जो है वो आभा नामक एक चिड़िया है जो इसको, जैसे झील में अगर कोई भी पत्ता या कुछ भी गिरा होगा तो वो चिड़िया जो है क्या करेगी, उस पत्ते को उठा के यहाँ से ले जाएगी। ठीक है, इसको साफ रखेगी झील को। तो ये बूढ़ी नागिन नामक एक मंदिर जो है उसके साइड में जो जलोड़ी पास के पास स्थित है, जो आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की ही बात कर रहे हैं, तो कुल्लू के ही अंदर ये जो है सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना? तो इसके साथ ही अगर हम देखें मानतलाई झील, एक और झील है मानतलाई झील जो यहाँ पड़ती है। फिर एक श्रिंगटिंगू झील, ये भी कुल्लू की ऊंची घाटी में प्राकृतिक झील है। और मनतलाई झील जो है वो पार्वती नदी का उद्गम होता है। यह पीन पार्वती ट्रैक पर स्थित है। मनतलाई झील जो है वो पीन पार्वती ट्रैक पर स्थित है। पीन पार्वती ट्रैक पर स्थित है। तो अगर आप ऊपरली तरफ को जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पीन पार्वती ट्रैक पर स्थित है। तो एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि देखो कुल्लू में जो है वो भृगु झील तो है ही है, एक भृगु झील आ गई। ठीक है ना? जो महर्षि जो भृगु थे उनके द्वारा जो है वो ये झील वहाँ पे तपस्या के दौरान जो है ये झील उत्पन्न हुई है। तो ये मनाली के पास स्थित है। और दशहल झील जो है मंडी मनाली के पास स्थित है। माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से त्वचा रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। और भृगु झील की जो ऊंचाई है वो 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और सरियोलसर झील आप याद रख सकते हैं, सरियोलसर झील बहुत ही साफ और स्वच्छ झील है जिसे आभा नदी आभा नामक चिड़िया जो है वो इसकी सफाई करती है। और यहाँ पे बूढ़ी नागिन का एक मंदिर है जो जलोड़ी पास के ऊपर स्थित है। मनतलाई झील भी पीन पार्वती ट्रैक पर स्थित है। ये सारी सारी झीलें जो है वो दशहर, सरियोलसर, मानतलाई, ठीक है ना, ये सारी सारी झीलें जो है वो कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और ये सारी सारी प्राकृतिक झीलें हैं। इसके बाद एक श्रिंगटिंगू टिंगू झील मैंने आपको बताई। तो ये श्रिंगटिंगू ऐसे लिखेंगे, श्रिंग टिंगू झील। ठीक है ना? ये भी झील जो है वो कहाँ पे है? ये भी झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित है। चलिए, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अभी हम आपको और बताते हैं कि जो हिमाचल है, हिमाचल में कौन कौन सी झीलें जो है वो अन्य मौजूद हैं। तो एक तो देखिए आपको तो ये तो थी हमारी झीलों की बात की कुल्लू में जो है वो भृगु झील कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अब प्राकृतिक झीलें जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका जी। ठीक है, रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो आती है नाहन में और सिरमौर में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है। जो एक सोई हुई महिला जैसी आकृति जिसकी देखने के लिए मिलती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील जो आती है गोविंद सागर झील जो आती है अपने बिलासपुर के पास। कहाँ पे? बिलासपुर में। और साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो है कुल लगभग एरिया जो है 88 किलोमीटर है। और ये सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध बनने के कारण बनी है। जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर जो भाखड़ा सतलुज रिवर के
ये सतलुज रिवर, यहाँ पे भाखड़ा बांध बना है, तो ये फिर ये झील जो बन के तैयार हुई है गोविंद सागर झील। इसी के साथ एक और झील है मंडी जिला में, जो रिवालसर झील है, वो तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू, सिख, बौद्ध और तीनों धर्मों के संगम को कहा जाता है। प्राशर झील मंडी में पड़ती है, जो पेगोडा शैली के मंदिर हैं जो बना है वहाँ पे। फिर एक कमरूनाग झील है, वो भी मंडी में है। कांगड़ा जिले में जो है डल झील है, करेरी झील है, ये सारी की सारी जो है वो प्राकृतिक झीलों में आते हैं। कांगड़ा जिले में एक झील आती है पोंग डैम, ठीक है ना, पोंग डैम या पोंग झील भी इसको बोलते हैं, जो ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये थोड़ी सी आप बातें याद है रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी प्राकृतिक और जो मानव निर्मित झील है वो तो एक गोविंद सागर है और एक पोंग डैम है, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी जो है वो कुछ प्राकृतिक झील है, मणिमहेश झील होगी, खजियार झील होगी, गढ़ासरू झील होगी, महाकाली झील होगी, लामा झील होगी। तो लामा झील जो है वो चंबा में स्थित है, ठीक है ना। मणिमहेश झील ये भी चंबा में स्थित है। खजियार झील चंबा में स्थित है। गढ़ासरू झील चंबा में स्थित है। महाकाली झील चंबा में स्थित है, ठीक है ना। शिमला में अगर देखा जाए तो कुछ झीलें हैं। चंद्रनाहन झील है, तानूजुब्बो झील है, कराली झील है, ठीक है। लाहौल स्पीति में है चंद्रताल झील, लाहौल एंड स्पीति में है चंद्रताल झील। तो बहुत सारी झीलें, आप इसका एक रिव्यू चेक कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस MS रामचंद्र राव, ये जो हैं वो नए न्यायाधीश चुने गए हैं। जो थोड़ी सी हम अगर इसमें बात करें तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के 28वें चुने गए मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 28th चुने गए मुख्य न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस MS रामचंद्र राव हैं। थोड़ा सा अगर इनके इतिहास के बारे में, हाई कोर्ट के इतिहास के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो है, हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी हमारी? वो हुई थी 25 जनवरी 1971 को, ठीक है ना। और क्या क्या हुआ था इसमें? जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे MH बेग, जिनका नाम था जस्टिस हमीदुल्लाह बेग, ठीक है ना, जस्टिस हमीदुल्लाह बेग। MH बेग जो थे हिमाचल के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश। और पहले अगर मुख्य न्यायाधीश, अगर महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो थी वो लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ, जो 1991 में बनी थी। जस्टिस लीला सेठ, ठीक है। तो फोन को थोड़ा सा म्यूट रखना पड़ेगा जी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि हिमाचल प्रदेश मुख्य न्यायाधीश के किन्हें नियुक्त किया गया। तो ये थे जस्टिस MS रामचंद्र राव, 28वें ये जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1971 को हुई है। याद रखें इस आंकड़े को, 25 जनवरी 1971 को जो है वो हाई कोर्ट शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई है। 1991 में जो है वो लीला सेठ सबसे पहली जो है वो लीला सेठ सबसे पहले महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो इसके बाद MH बेग जो थे जस्टिस हमीदुल्लाह बेग, ठीक है ना, हमीदुल्लाह बेग, जस्टिस हमीदुल्लाह बेग। तो ये जो थे MH बेग, जिनको बोलते थे MH बेग, हमीदुल्लाह बेग, ठीक है ना। ये जो थे वो क्या थे, याद रखें आप, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए इसी प्रश्न में, ठीक है ना। तो HC हाई कोर्ट की स्थापना 25 जनवरी 1971 को, और जिस दिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा भी जो है वो हमें मिला था। याद रखें आप, ये दोनों जो है तारीखें एक जैसी ही हैं। 1991 में लीला सेठ महिला में, और अभी जो है वो जस्टिस MS रामचंद्र राव 28 में जो है वो न्यायाधीश चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं? अब ये डे बोर्डिंग स्कूल क्या है? सबसे पहले आप देखें कि इसका सही जवाब जो है वो है B,
6 डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, ठीक है ना। व्याख्या अगर हम करें इस प्रश्न की, तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका जो पहला चरण है वो चुनिंदा 6 स्थानों में इन स्कूलों को बनाने की योजनाएं जो है वो तैयार की जा रही है कार्य तेजी से। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो आधुनिक तकनीक से जुड़े और स्मार्ट क्लासरूम और खेल सुविधाओं का उन्हें लाभ मिल सके। स्कूल जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया? तो कुल मिला के 180 स्कूलों को जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो राज्य सरकार के बजट घोषणाओं के अंतर्गत शिक्षा सुधार नीतियों के तहत बताया जा रहा है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है ताकि शिक्षा का स्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में चल सके। इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय ओडीआई फॉर्मेट खिलाड़ी तनुजा कंवर हिमाचल के किस जिले से संबंधित है? तो ये हिमाचल के शिमला जिले से संबंधित है, जो कि है ठियोग जगह से। तो इनके बारे में थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई ये खिलाड़ी हैं तनुजा कंवर जी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के विशेषकर ठियोग क्षेत्र से जो है वो बिलोंग करती हैं। इन्होंने घरेलू क्रिकेट और वीमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स की तरफ से खेलते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद उनका चयन भारतीय टीम में हुआ। तो अब ये भारत की जो भारतीय टीम है उसके खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास तनुजा कंवर जी, याद रख सकते हैं आप इनका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तनुजा कंवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी तो है सतलुज नदी, ठीक है ना। एक नदी यहाँ पे नहीं है, वो है चिनाब नदी। तो कुल मिला के जो है हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है और सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, जिसे ऐतिहासिक नाम जो है उसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। करीबन जो है वो 22 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है, 22 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है, जिसमें ये सिरमौर जिला के खोदरी माजरी नामक स्थान से हिमाचल में प्रवेश करती है और हरियाणा के ताजेवाला से ये बाहर निकलती है, ठीक है ना, ताजेवाला से। और खोदरी माजरी से ये जो है खोदरी माजरी से ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये एंटर करती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये एंटर करती है हिमाचल में। और ताजेवाला जो कि हरियाणा का एक क्षेत्र है वहाँ से जो है वो बाहर निकलती है। रावी नदी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ये सतलुज ये भी जो है वो हिमाचल में बहने वाली नदी है। भूंडा त्यौहार निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो ये भगवान परशुराम जी से संबंध रखता है, जो कि हमारा बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और इसे निर्मंड में मनाया जाता है ख़ास तौर पे। इसका त्यौहार को प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, याद रखें 12 वर्ष के बाद, ये 12 वर्ष के बाद बनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का कुंभ ही इसे जो है वो कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कुंभ किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का कुंभ जो है वो इसी मेले को कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में जो है वो असंतुष्ट पाए जा रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का कुंभ जो है वो इसी मेले को कहा जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डेडिकेटेड है भगवान परशुराम के लिए। यह मुख्य रूप से इन्हीं से संबंधित है। और थोड़ा सा निर्मंड के बारे में बता दें तो इसे परशुराम की भूमि और छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। भूंडा उत्सव में प्राचीन काल में मानव बलि बेड़ा जाति के व्यक्ति को रस्सी में लटका कर दी जाती थी। तो एक जो है वो एक प्रथा थी, कुप्रथा जिसको बोल सकते हैं हम, जिसमें एक इंसान को जो है वो ख़ास तौर पे जो बेड़ा जाति के व्यक्ति थे उन्हें रस्सी में लटका कर फांसी दी जाती थी, जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया और बकरी की बलि या प्रतीकात्मक रूप से बदल दिया गया है, जिसमें बकरी की बलि को अब रखा गया है। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट बॉक्सर का खिताब प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर का क्या नाम है? तो ये हिमाचल प्रदेश के बॉक्सर हैं जो कि बिलोंग करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी से, और इनका नाम है आशीष कुमार, जो सुंदरनगर से ताल्लुकात रखते हैं और प्रदेश का नाम रोशन किया इन्होंने। बॉक्सिंग में बेस्ट बॉक्सर रह चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है।
आशीष कुमार जी ने टोक्यो ओलंपिक में भी। तो ये बातें आप याद रखें, इस प्रश्न से जुड़ी हुई। और कुल्लू का प्राचीन नाम जो है कुलूत है। इसी के साथ जो त्रिगर्त है वो कांगड़ा का नाम है, कांगड़ा को त्रिगर्त नाम से जाना जाता है। कीलग्राम जो है वो बैजनाथ का नाम है, बैजनाथ को जो है वो कीलग्राम के नाम से जाना जाता है। और घनेरी जो है वो नूरपुर से संबंधित है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया था, जहाँ पे जो था वो पीतल के बर्तनों से कुछ संबंधित हमने क्वेश्चन इससे किया था। और साथ ही आपको बता दें, बनेड़ जो है वो सुंदरनगर को बनेड़ नाम से संबोधित किया जाता है। बनेड़, सुंदरनगर, सुंदर नगर। और इसी के साथ हिंदूर जो एक ऐतिहासिक नाम है, उससे जो है वो नालागढ़ को जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, राजा जयचंद कब कांगड़ा के राजा बने। तो राजा जयचंद के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है कि जो राजा जयचंद थे वो किसी समय एक बार जो थे वो शिकार के लिए गए थे, तो हंट के लिए गए थे। तो हंट में जाके जो था वो एक बार एक कुएं में गिर गए, सूखे कुएं में गिर गए थे। और इनकी जो सेना थी और इनकी जो रानियाँ थी, रानियों को साथ में लेके गए थे शिकार करने के लिए। तो उसके बाद जो रानी और सेना थी वो इनसे बिछड़ गए और ये सूखे कुएं में पड़ गए थे, मतलब कि वहीं पे अंदर चले गए उसके अंदर। तो उसके बाद जो था वो सेना ने इसको उनको ढूंढा, तो करीबन 2 हफ्ते तक ये नहीं मिले। और उसके बाद जब सेना जो वापस आई, तो उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने जो था वो सिंहासन, थ्रोन जो था वो संभाल लिया। और उसके बाद एक बार एक व्यापारी गुजर रहा था, तो उसने उनको देखा कि राजा जो है वो कुएं में चिल्ला रहा है। तो उसने, जो व्यापारी था, उसने उनको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद राजा जब बाहर निकले, तो और वो जब राजा अपने क्षेत्र में पहुँचे, अपने सिंहासन में देखा, तो उनका छोटा भाई जो था वो सिंहासन में मौजूद था। इसी के साथ उस समय एक प्रथा थी, सती प्रथा। तो राजा की जो रानियाँ थी वो सती हो चुकी थी। सती होने का मतलब है कि उन्होंने आग में अपना दहन कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सती प्रथा थी जो पीछे से चली आ रही थी। तो उसके बाद रानियों की इस रानियों के जो इस तरह के बलिदान के कारण जो था वो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो इनके जागरण में कहानियाँ और जो भजन है वो रानियों के द्वारा, रानियों की डेडिकेटेड करते हुए वो भजन वगैरह गाए जाते हैं आज भी। और बताया जा रहा है कि राजा जयचंद ने उसके बाद जो है 1570 ईस्वी में जाके गुलेर रियासत की स्थापना की। जो गुलेर रियासत थी तो उसकी स्थापना की, और 1570 ईस्वी में जो थे वो ये यहाँ के राजा बने। कांगड़ा को नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है, नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखें, बहुत ही जरूरी बात। अकबर के ने जयचंद को बंधक बना लिया था, जिसके बाद उनके पुत्र बिधि चंद ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है ना, वे मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। और ओह क्षमा कीजिए, राजा जयचंद के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो गुलेर रियासत थी उसकी जो स्थापना थी वो तो राजा हरिचंद ने की थी, और हरिचंद की कहानी मैंने यहाँ पे आपको सुना दी। तो ये इनके बारे में नहीं है। हम जो है वो राजा जयचंद के यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मेरा नेक्स्ट प्रश्न का जो था वो थोड़ा सा माइंड में रह गया और ये राजा जयचंद को मैं देख नहीं पाया। तो इस प्रश्न को फिर से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। राजा जयचंद कब कांगड़ा के राजा बने। ये 1570 में जो है वो कांगड़ा के राजा बने। कांगड़ा को जो है वो नगर कोट के नाम से जाना जाता है, नगर कोट भी कहा जाता था। और वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ये जो राजा जयचंद है ये मुगल सम्राट जो अकबर है उसके पैरेलल में यहाँ पे
कांगड़ा में राजा थे 1570 के आसपास। ठीक है, तो वे मुगल सम्राट के समकालीन थे और अकबर ने जयचंद को बंधक बना लिया था, जिसके बाद उसके पुत्र विधि चंद ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इनके जो पुत्र थे विधि चंद जी, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विरोध किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1415 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न जो है वो राजा हरिचंद जी का प्रश्न है, जिन्होंने जो गुलेर रियासत थी उसकी स्थापना की थी। कब की थी? इनके भाई जब वहाँ पे, मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी कि कांगड़ा के राजा हरिचंद 1415 में एक बार जो थे वो जंगल गए थे, जंगल में हंट करने के लिए गए थे, फिर वो कुएं में गिर गए थे और उसके बाद शिकार खेलते समय इनके साथ ऐसा हुआ और उन्हें मरा हुआ समझकर उनके भाइयों ने नए राजा की घोषणा कर दी। जब वे कुएं से सुरक्षित निकल आए तो उन्होंने अपना जो है वो राज्य वापस न मांग कर हरिपुर को अपना केंद्र बनाया और गुलेर नाम की नई रियासत का स्थापना किया। और थोड़ा सा लिंक नॉलेज आपको बता दें कि गुलेर रियासत की चित्रकला है, जो पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा इन्होंने ध्यान दिया। और राजा गोवर्धन चंद के समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, है ना। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध कांगड़ा चित्र शैली को जन्म दिया। तो अगर पूछा जाता कि कांगड़ा की चित्र शैली तो राजा हरिचंद से ही रिलेटेड है, और गुलेर राज्य भी इन्होंने ही स्थापना की थी, जो कहाँ पे, हरिपुर में जब इन्होंने स्विच किया था। ठीक है ना। अपने भाई से इन्होंने राज सिंहासन वापिस नहीं छीना, बोला तू भाई तू बैठा है, तू बैठा ही रे, मैं जो हूँ वो नेक्स्ट देखने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। तो इन्होंने अपनी तलवार और चीज़ें, जो भी चीज़ें थी, साथ में लेके आगे बढ़ गए। हालांकि इनकी रानियों ने जो था वो सती हो गई थी, तो इनके साथ कोई रानी नहीं थी, अकेले ही थे, फिर ये आगे बढ़ गए। अब 5 से 12 मई 1940 तक बरतानिया ब्रिटिश की कैबिनेट मिशन की बैठकें हिमाचल में कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो 5 से 12 मई 1940 बरतानिया ब्रिटिश की कैबिनेट मिशन की बैठकें जो है वो प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो ये सिंपल सी बात है कि ये कहाँ हुई होंगी, शिमला में ही ऐतिहासिक भवन में वाइस रीगल लॉज में जो है वो हुई थी। वर्तमान में इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रूप में IIAS कहा जाता है। शिमला समझौता 1972 और विभाजन की कई महत्वपूर्ण बैठकें भी यहीं पे हुई है। पीटर हॉफ जो यहाँ पंजाब उच्च न्यायालय हुआ करता था, नाथूराम गोडसे पर मुकदमा भी यहीं पे चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है वो आप थोड़ी सी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, वाइस रीगल जो लॉज है, वाइस रीगल लॉज जो है वो यहीं पे मौजूद है, जिसे वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, है ना। इसके बाद फिर ये जो है वो IIAS में तब्दील हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में से जाना गया। और नाथूराम गोडसे के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था वो भी इसी कोर्ट में चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे सामने आई। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान की कुछ बातें कर लें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, और महात्मा गांधी की जन्म दिवस है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ UNGA संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारा आंसर है इसका वो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। सन 1983 में जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी विद्वान थे ये, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय
थे। और श्यामजी किशन वर्मा ने ही लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य केंद्र इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना 1905 में की थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका जो है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका, ठीक है ना, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी 1905 में। तो कौन थे ये? श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है ना। इन बाकी में से किसी ने भी जो है वो डिग्री हासिल नहीं की थी, उस टाइम की बात है ये। साइलेंट वैली शांत घाटी भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए, शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है वो हम कहते हैं अपना केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है, ठीक है ना। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी अत्यधिक जैव विविधता और दुर्लभ सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शेर जैसी पूंछ वाला बंदर भी रहता है, जिसे विशेष रूप से इसी जगह पे पाया जाता है। या इसको बोलते हैं लॉयन टेल्ड मैक्यू, है ना, लॉयन टेल्ड मैक्यू। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं कि भारत के अन्य भी जैसे आप बोल सकते हैं फ्लावर वैली के नाम से वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो किसे कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो हमारा उत्तराखंड को कहा जाता है, यूके को। पीन वैली के नाम से हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है ना। जुकू घाटी जो है नागालैंड और मणिपुर सीमा के पास पाई जाती है। कौन सी? जुकू घाटी, जुकू वैली, इसमें डी साइलेंट होता है, इसको जुकू वैली पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है वो नागालैंड और मणिपुर के सीमा के पास पाई जाती है, मणिपुर की सीमा के पास, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, कौन से महाद्वीप में? तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ भी इसे कोरल रीफ प्रणाली यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट में क्वींसलैंड के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और इसे समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, ठीक है ना। तो बाकी आप इसको नेट में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम इमेजेस के माध्यम से भी जो है वो आपको चीज़ें बता सकें। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब वाले सर जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।